आज हम उस सफर पर निकलने वाले हैं जहां भारत ने अपनी तकदीर खुद लिखी। बात हो रही है हमारे संविधान के बनने की कहानी की। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इस लंबी और जटिल प्रक्रिया की परतें खोलते हैं। उन कानूनों से लेकर जिन्होंने इसकी नींव रखी, उन बहसों तक जिन्होंने इसे शक्ल दी। बिल्कुल, ये कहानी 1773 के एक ब्रिटिश कानून से शुरू होती है और 1950 में एक गणतंत्र के जन्म पर जाकर पूरी होती है। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं और देखते हैं कि भारत का संविधान आखिर बना कैसे। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब भारत के लिए नियम लंदन में बन रहे थे। पहला बड़ा पड़ाव था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, कहा जाता है कि यहीं से भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई और इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। हाँ, ये कदम उठाए तो गए, लेकिन हमें इसका असली मकसद समझना होगा। ये सुधार भारतीयों के भलाई के लिए कम और ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण मजबूत करने के लिए ज्यादा थे। अच्छा। कंपनी बहुत ताकतवर और यूं समझिए बेलगाम हो गई थी और लंदन में बैठे लोगों को डर था कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसी का हिस्सा थी। मतलब ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल, लेकिन ये नींव डालते ही एक टकराव भी शुरू हो गया। कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कानून के हिसाब से चलता था, जबकि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अपने प्रशासनिक हुक्म के हिसाब से। तो वो आमने सामने आ जाते थे। बिल्कुल, अक्सर। और ये टकराव अगले कई दशकों तक भारत में कानून और शासन के रिश्ते को परिभाषित करता रहा। ये सवाल कि कानून बड़ा है या प्रशासक, इसकी जड़ें आप कह सकती हैं यहीं से शुरू होती हैं। ये तो दिलचस्प नुक्ता है। तो अंग्रेज एक तरफ सत्ता को केंद्रीकृत कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत में एक राजनीतिक चेतना भी जाग रही थी। हाँ, जाहिर है। और शायद इसी बढ़ते दबाव का नतीजा था 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जिसके तहत विधान परिषदों को बजट पर बहस करने का हक मिला। हाँ, ये एक तरह से प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व था। अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों को थोड़ी बहुत भागीदारी देकर बड़े विद्रोह के खतरे को टाला जा सकता है। लेकिन इसका एक और नतीजा निकला। हाँ, अनजाने में वो भारतीय नेताओं को संसदीय प्रक्रिया की ट्रेनिंग भी दे रहे थे। बजट पर सवाल पूछना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, ये सब अनुभव आगे चलकर बहुत काम आने वाला था। और फिर आए दो सबसे बड़े और प्रभावशाली अधिनियम। पहला 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात थी कि इसने पहली बार केंद्र में एक द्विसदनीय विधानमंडल बनाया, यानी जैसा आज हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, उसका बीज यहाँ बोया गया। सही बात है। और दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये इतना बड़ा और विस्तृत दस्तावेज था कि इसे मिनी संविधान भी कहा जा सकता है। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब काम शुरू किया तो उन्होंने इस दस्तावेज के बड़े हिस्से को एक तरह से शुरुआती ड्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन क्या ये अजीब नहीं लगता कि एक आजाद देश की बुनियाद एक औपनिवेशिक कानून पर रखी जा रही थी? मतलब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए होंगे। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इसके पीछे एक व्यवहारिक कारण था। 1935 का एक्ट पिछले कई दशकों के प्रशासनिक अनुभवों का नतीजा था। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश को चलाने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत थी, और ये एक्ट वो ढांचा मुहैया कराता था। जैसे अखिल भारतीय संघ का विचार, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट्स, ये सब वहीं से आया। ये एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट जैसा था। ये बात तो हैरान करती है। यानी हमारे राष्ट्रपति आज जिस अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, वो सीधे सीधे वाइसरॉय की शक्ति से निकली है। ये तो सत्ता की निरंतरता का एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, और यही इसका साइड इफेक्ट भी है, जिसकी बात आपने की। इस एक्ट ने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की नींव रखी थी। आजादी के बाद हमारे नेताओं ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस शक्तिशाली केंद्र वाले मॉडल को अपनाना जरूरी समझा। लेकिन इसकी वजह से केंद्र राज्य संबंधों में जो तनाव आज भी देखने को मिलता है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं 1935 के इसी एक्ट में हैं। तो लगभग 200 साल तक भारत के लिए नियम लंदन में बन रहे थे, लेकिन अब हवा बदल रही थी। अब सवाल सिर्फ ज्यादा अधिकारों का नहीं, बल्कि अपना भविष्य खुद लिखने का था। और यहीं से संविधान सभा की कहानी शुरू होती है।
एक चुनी हुई संविधान सभा का आइडिया सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन ने दिया था। हाँ, क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव तो दिया, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि उसमें कई शर्तें थीं जो भारतीय नेताओं को मंजूर नहीं थीं। तो फिर रास्ता कैसे खुला? असल सफलता मिली 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से। और कैबिनेट मिशन की खासियत ये थी कि उसने एक ऐसी योजना दी जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने शुरू में स्वीकार कर लिया था। अच्छा, ये एक बड़ी बात थी। ये एक बड़ी कूटनीतिक सफलता थी जिसने आखिरकार संविधान सभा का रास्ता साफ किया, भले ही बाद में बंटवारे की वजह से समीकरण बदल गए। और इस सभा का गठन कैसे हुआ? बताया जाता है कि हर 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना गया था। हाँ, ये प्रतिनिधित्व का एक मोटा मोटा फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये आज की तरह का सीधा चुनाव नहीं था। मतलब? इन सदस्यों को सीधे जनता ने नहीं, बल्कि अलग अलग प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष चुनाव था। इसका कोई खास नतीजा हुआ? हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि सभा में उस वक्त के सबसे बड़े और अनुभवी नेता शामिल हुए। वकील, विद्वान, राजनेता जो शायद सीधे चुनाव में उतनी संख्या में नहीं आ पाते। तो अब सभा बन चुकी थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये एक फ्रांसीसी परंपरा है जिसे सम्मान के तौर पर अपनाया गया। लेकिन असली काम शुरू हुआ 2 दिन बाद, 11 दिसंबर को, जब सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। और यहाँ एक और व्यक्ति का जिक्र बहुत जरूरी है। सर BN राव। हाँ, संवैधानिक सलाहकार। उन्होंने ही संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था। हाँ, और उनका योगदान इससे कहीं ज्यादा था। BN राव एक बेहद काबिल सिविल सर्वेंट और न्यायविद थे। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का गहरा अध्ययन किया और एक कच्चा ड्राफ्ट तैयार किया। और इसी ड्राफ्ट ने आगे का रास्ता दिखाया। बिल्कुल, इसी ड्राफ्ट ने आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के काम की बुनियाद रखी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बिना कोई वेतन लिए ये काम किया। उनका योगदान अक्सर पर्दे के पीछे रह जाता है, पर वो संविधान के असली शिल्पकारों में से एक थे। फिर आया 13 दिसंबर 1946 का वो ऐतिहासिक दिन, जब जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक तरह से भविष्य के भारत का घोषणा पत्र था। और घोषणा पत्र शब्द यहाँ बहुत सटीक है, क्योंकि नेहरू सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि संविधान में क्या होगा, वो ये बता रहे थे कि आजाद भारत की आत्मा कैसी होगी। एक विजन। हाँ, एक विजन। वो एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की बात कर रहे थे। नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दे रहे थे। ये एक नैतिक और दार्शनिक दस्तावेज था जिसने संविधान को उसकी दिशा दी। और इसी को बाद में स्वीकार किया गया। इसी प्रस्ताव को जब 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, तो ये आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। और इस पूरे महान काम में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। बिल्कुल। ये समय ही बताता है कि कितनी बारीकी से काम हुआ होगा। बिल्कुल। इस दौरान कुल 12 अधिवेशन हुए। हर एक शब्द पर, हर कॉमा पर बहस हुई। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी। मतभेद भी हुए होंगे? बहुत। उस दौर के अखबारों और बहसों को पढ़ें तो पता चलता है कि कितने मतभेद थे। भाषा का सवाल, अल्पसंख्यकों के अधिकार, केंद्र और राज्यों के रिश्ते, हर मुद्दे पर तीखी बहसें हुई। हमारा संविधान आम सहमति का एक दस्तावेज है, और यह आम सहमति इन्हीं लंबी बहसों से निकल कर आई। इतने बड़े और जटिल काम को करने के लिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी था। इसीलिए कई समितियां बनाई गई। इनमें सबसे मशहूर थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और अध्यक्ष बनना उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। समिति को सिर्फ कानून की भाषा नहीं लिखनी थी। उस वक्त देश में और भी बहुत कुछ चल रहा था। हाँ, कश्मीर के विलय, 500 से ज्यादा रियासतों के एकीकरण और बंटवारे से उपजे लाखों शरणार्थियों के संकट जैसे ज्वलंत मुद्दों के बीच एक स्थिर ढांचा तैयार करना था। उन पर दबाव बहुत सादा था। उन्हें एक ऐसा संविधान बनाना था जो इन सारी चुनौतियों का सामना कर सके और देश को एक साथ रखे। बिल्कुल। समिति में उनके अलावा 6 और सदस्य थे। N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा और DP खेतान। बाद में 2 सदस्य बदले भी गए। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने वाली है। DP खेतान की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। BL मित्रा ने स्वास्थ्य कारणों से छोड़ दिया। ये हमें याद दिलाता है कि ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं थी। ये लोग सचमुच अपनी जिंदगी के अहम साल इस काम में लगा रहे थे, और इसका असर उनकी सेहत और जिंदगी पर भी पड़ रहा था। ये एक मिशन था जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया था। प्रारूप समिति के अलावा भी कई महत्वपूर्ण समितियां थीं,
और अगर हम उनके अध्यक्षों को देखें तो काम का बंटवारा साफ दिखता है। एक तरफ संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति जैसी समितियां थीं जिन्हें जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, जो केंद्र और देश के भविष्य की विदेश नीति का विजन तय कर रहे थे। और दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। वो प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से जुड़ी सबसे जटिल और संवेदनशील समिति के अध्यक्ष थे। उनका काम तो और भी मुश्किल रहा होगा। शायद उस वक्त का सबसे मुश्किल काम, सभी प्रांतों को एक साथ लाना और देश के हर नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित करना। और इन सब के ऊपर थे सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति को संभाल रहे थे, ताकि ये पूरी विशाल मशीनरी बिना रुके, बिना बिखरे चलती रहे। सही कहा। ये एक बेहतरीन टीम वर्क था, जहां हर नेता अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से योगदान दे रहा था। ठीक कहा। और इसी प्रक्रिया के दौरान संविधान निर्माण के साथ साथ एक नए राष्ट्र के प्रतीकों को भी अपनाया जा रहा था। 22 जुलाई 1947 को, आजादी से कुछ ही हफ्ते पहले, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। ये अपने आप में एक प्रतीकात्मक क्षण था। हाँ, कि हम अपनी आजादी का स्वागत अपने खुद के ध्वज के साथ करने के लिए तैयार थे। और फिर आई वो 2 तारीखें जो हमारे इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। पहली 26 नवंबर 1949। ये वो दिन था जब संविधान का काम पूरा हुआ और इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया। हमारी प्रस्तावना में भी यही तारीख लिखी है। लेकिन यहाँ एक बारीक बात है, संविधान को स्वीकार तो इस दिन कर लिया गया और नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद जैसे कुछ जरूरी अनुच्छेद तुरंत लागू भी हो गए। लेकिन पूरा संविधान लागू नहीं हुआ। नहीं, उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए 2 महीने इंतजार किया गया। 26 जनवरी 1950 के लिए। जी। इस तारीख का क्या खास महत्व था? इसका एक गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व था। 1930 में रावी नदी के किनारे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। और 26 जनवरी को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान किया था। बिल्कुल। उस दिन से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता था। जब आजादी 15 अगस्त को मिली तो हमारे नेताओं ने 26 जनवरी की इस ऐतिहासिक तारीख को अमर बनाने के लिए संविधान को पूरी तरह लागू करने का दिन चुना। और इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना। इसी दिन भारत ब्रिटिश डोमिनियन से निकलकर एक संपूर्ण संप्रभु गणराज्य बना। और इसी गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। इसी दिन जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। और 26 जनवरी को, जिस दिन संविधान पूरी तरह लागू हुआ, सारनाथ के अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। तो एक तरह से उस दिन न केवल हमारे देश का सर्वोच्च कानून लागू हुआ, बल्कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी पूरी तरह से स्थापित हो गए, जिसने एक नए राष्ट्र की पहचान को मुकम्मल किया। तो ये थी भारत के संविधान के बनने की कहानी। एक ऐसी प्रक्रिया जिसने अनगिनत बहसों, असहमतियों, समझौतों और बरसों की मेहनत के बाद एक आज़ाद देश की कानूनी और दार्शनिक नींव रखी। ये सिर्फ एक किताब लिखने जैसा नहीं था, ये एक राष्ट्र के सपनों को शब्दों में पिरोने जैसा था। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार दिमाग में रह जाता है। जैसा कि हमने बात की, हमारे संविधान का ढांचा, खासकर उसका प्रशासनिक और संघीय ढांचा, काफी हद तक 1935 के ब्रिटिश भारत अधिनियम पर आधारित है। ये सोचना दिलचस्प है कि एक आजाद और लोकतांत्रिक देश की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले दस्तावेज की जड़ें एक ऐसे कानून में है जिसे एक औपनिवेशिक शक्ति ने हम पर शासन करने के लिए बनाया था। ये विरासत आज भी भारत के संघीय ढांचे को, यानी केंद्र और राज्यों के बीच के शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करती है? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुविधा थी, या इसने हमारे सिस्टम में एक शक्तिशाली केंद्र की प्रवृत्ति को स्थायी बना दिया है? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 70 साल पहले था।